अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फराह। मैं भी जी जनाब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं जनाब? संडे का दिन है और पता नहीं कितने लोग जाग रहे हैं और कितने लोग सो रहे हैं, लेकिन जो लोग भी जाग रहे हैं वो दूसरों को भी जगाएं और आज का प्रोग्राम जरूर दिखाएं क्योंकि आपके फायदे का प्रोग्राम है, आपकी सेहत से मुतालिक प्रोग्राम है। क्योंकि आपको पता है ओमेगा 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है और किन चीज़ों में पाई जाती है ये हमेशा मैं बताती हूँ और आज भी बताऊँगी आपके प्रोग्राम में। मगर उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान एक इतना खूबसूरत मुल्क है कि बाहर से भी दुनिया इसको देखने भी आती है और अभी भी पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो वाकई पाकिस्तानियों ने भी नहीं देखी होगी। बहुत खूबसूरत यहाँ पे बीचेस भी हैं और एक ऐसा बीच जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी और एक ऐसी की हैंडसम गेस्ट भी हमारे साथ हैं जो कि हमें उसके हवाले से कुछ बताएंगे। तो मैं बात कर रही हूँ जी डाम बीच, जो कि बलोचिस्तान के पास एक इलाका है सुन्यानी जिसका नाम है। शायद आपने कुछ न्यूज़ में देखा होगा, शायद आपने सुना है? मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी और आपको हम इंशाल्लाह कभी वहाँ जाके, जब भी हमें मौका मिला वहाँ पे जाके ज़रूर हम आपको वीडियो बनाकर भी दिखाएंगे और शायद किसी न्यूज़ में हमने दिखाया भी था। तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं जी वो है सरदार कामरान लासी साहब, जो कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और कहा जाता है कि जी जो फिशरमैन होते हैं उसके हवाले से शायद उनकी कोई भी उनकी सहूलियत के लिए चीज़ें नहीं दी जाती, ऐसा हरगिज़ नहीं है। फिशरमैन सोसाइटी को जो बनाया, जो पाइनियर है वो कामरान साहब हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं उसमें ये आपको आज के प्रोग्राम में पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। हम लोगों ने आपको आज सुबह सुबह उठा दिया। हाँ अच्छा किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, यंग लोग जो है इसमें कम आते हैं। आपने ज़्यादातर पॉलिटिकल साइड पे या पार्टी के साइड पे देखा हो तो बहुत ज़्यादा उम्र के लोग आपको नज़र आते हैं। मेरी हमेशा यही बात होती है कि हमारे पास जो कम एज के लोग होते हैं या जो कहना चाहिए उनके अंदर ज़रा इस तरफ लोगों की तरफ उनकी रुझानियत, उनको कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए ज़रा कम आते हैं, डॉक्टर से हट के अगर देखा जाए। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि जी मतलब आपका फेवरेट सवाल। मेरा फेवरेट सवाल एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की आपने? मैं कराची में ही मेरी एजुकेशन रही है और कराची मैंने फेडरल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और मास्टर किया। ठीक है। और कराची के नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हूँ। कोई ये नहीं कह सकते कि मैं कराची ग्रामर में पढ़ा हूँ, या से मैं बड़ा नॉर्मल से स्कूलों में पढ़ा हूँ। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। ये जिन्होंने पढ़ना हो वो नॉर्मल स्कूलों से भी बहुत सारे कारनामे अंजाम दे देते हैं और ना देने हो तो अच्छे स्कूलों से भी नहीं दे पाते। स्कूल की एजुकेशन है, वहाँ पे जो पढ़ाने वाले उस्ताद होते हैं उनकी तरबियत बेसिकली बड़ी काउंट करती है स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ स्कूल की तरबियत की ज़ाहिर एक अहमियत तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके घर की तरबियत, घर में आपके वालिद वालिदैन, आपकी वालदा, वो बड़ा मैटर करता है आपकी लाइफ का। और उसके बाद जो है वो जिस सोसाइटी में आप रहते हो तो वो सोसाइटी भी आपकी तरबियत करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जी हाँ, सोसाइटी तरबियत करती है, घर से आपकी तरबियत होती है। स्कूल में तो हम जैसे स्टूडेंट तो बड़ा कम बैठते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं सर, आप तो बैठते होंगे माशाल्लाह। अभी आप इतने हैंडसम हैं तो बचपन में तो आप नहीं, ये हैंडसम होने से स्कूल में बैठने का क्या ताल्लुक है? नहीं, ये मैं इनकी बात समझ गया और सही कह रहे हैं। अच्छा जी, ये दो आदमियों की बात है, मुझे समझ दो बड़ों की बुजुर्गों की बातें हैं। तो पढ़ाई में कैसे थे आप? सच बताऊं? सच। पढ़ाई में मैं एक ही बार इस क्लास में मैंने टॉप किया था। अच्छा जी हाँ, अब तक जी हाँ, पैदा होने से लेके अब तक जी हाँ, एक ही बार टॉप किया है ना। बहुत से लोगों ने तो एक बार भी नहीं किया होगा। बहुत कुछ टॉप, मतलब इसके पीछे कोई राज है टॉप करने, वो राज आपकी मुस्कुराहट बता। जी हाँ बिल्कुल। वो हुआ ये था कि जब मैं 1 क्लास में था जी, तो पेपर हो रहे थे हमारे। एक पेपर जिस दिन था तो उस दिन हड़ताल हो गई थी। तो स्कूल में अकेला ही पहुंचा था पेपर देने। तो ये इसके पीछे तो मैं पास हो गया तो टॉप कर गया। इसी में टॉप किया। मतलब कोई था ही नहीं।
ये मैसेज है कि कहते हैं तमाम स्टूडेंट्स को कि जितनी हड़ताल हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, अगर एग्जाम हो ना है आपका तो लाजमी पहुंचे की तरीके से, यही चांस है। यानी सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस का यही चांस है कि आप टॉप करेंगे क्लास में। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई है इन्होंने आज आपको जी। आपकी बात बड़ी वैलिड है कि जी लाजमी। वैसे भी तो यहाँ कहाँ आप कैसे फिशरीज में पहुँच गए? आप पायनियर हैं, आप अभी क्या कहते हैं बलूचिस्तान फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सियासत से भी ताल्लुक़ है? जी हाँ। ठीक है, आज तो आपके सियासी पार्टी के सीएम ने इस्तीफा भी दे दिया। सीएम ने नहीं है, मिनिस्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया। तो अभी इस पे तो बात करेंगे, मगर ये मतलब कैसे ये फिशरीज वाला कैसे आपने सिलेक्ट किया? तो असल में बनते हैं, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह सकते हैं कि हादसाती तौर पे मेरी लाइफ थोड़ी सी हादसाती रही है, क्योंकि जब मैं सेकंड ईयर में था तो बाबा की डेथ हो गई थी। अच्छा। मेरे वालिद की। तो बाबा जो है वो अपनी बरादरी के सरदार थे जी। तो जब उनकी डेथ हुई तो फिर मैं सरदार बना। सही। तो फिर ज़ाहिर है एक फैमिली चीज़ें, तो फिर मैं उस तरफ निकल गया। सही। फिशरीज़ का जहाँ तक आप कह रहे हैं तो फिशरीज़ ऐसा है कि मेरे दादा और मेरी फैमिली जो है वो बेसिकली फ़िशरमैन कम्युनिटी से हमारी जो बरादरी है सोनम्यानी डाम जिस इलाके की आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो जो इलाका है वहाँ सारे फ़िशरमैन हैं। तो मेरा जो है वो बैकग्राउंड फिशरीज से है। ठीक है। तो वो और जो कराची ये जो फिशरमैन का सोसाइटी है, ये इसके फाउंडर्स में मेरे दादा इसके फाउंडर भी हैं। अच्छा। तो फिर जाहिर है जब एक हालात चीज़ें और आपके आसपास के लोग उस फील्ड से रिलेट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस पर फिर जाते रहते हैं। तो मैं जो है वो फर्स्ट टाइम जब पहली बार कराची फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज अ एडवाइज़र मैं गया था। मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त है जो मेरे दादा के दोस्त है। अच्छा। फिर वो मेरे वालिद के दोस्त हुए, फिर जब मैं आया तो फिर वो मेरे दोस्त हो गए। अच्छा। जी हाँ, वो उनकी एज जब मेरे दोस्त बने तो 70 ईयर ओल्ड थे, वो 70 साल के थे, वो मेरे दोस्त थे। ठीक है। तो उनके साथ फिर मैंने फिशरी का सफ़र शुरू किया और मैं कराची फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एडवाइज़र रहा। फिर ज़ाहिर है आपकी दिलचस्पी होती है, फिर मैंने फिशरीज़ पे पढ़ा, उसको स्टडी किया और फिर साथ में दूसरी जो जिसको मैं कहता हूँ कि डिग्री हासिल करने की जो कोशिश है, जिसमें ग्रेजुएशन मास्टर्स ये डिग्रियां हैं सिर्फ, ठीक है, वो भी ज़ाहिर है आजकल ज़रूरी है, तो वो भी मैंने कंटिन्यू रखी अपनी उस स्टडी को भी, लेकिन फिशरी के साथ और फिर वो फिशरमैनों की लाइफ फिशरीज पे बड़ा स्टडी करता रहा मैं और फील्ड में भी चला गया। तो सही आपने जाहिर है कि आपके सामने फिशरमैन की लाइफ थी, क्योंकि ये लाइफ काफ़ी मुश्किल लाइफ होती है, क्योंकि इनको इतने काफ़ी 18 घंटे कभी कभार शायद 24 घंटे भी पानी में रहना पड़ता है मछलियाँ पकड़ने के लिए, क्योंकि ये उनका रोज़गार है। मगर देखा जाए तो इतनी महंगी मछलियाँ होती हैं, अगर हमने लेने जाना हो तो 5000 kg भी हमें मिल रही होती है। इस पर भी मैं आपसे बात करूँगी। पहले मुझे बताइए जो डाम बीच है, ये इसमें कुछ बीच में मैंने सुना था कि आप इसमें कोई सोसाइटी बना रहे हैं या कुछ इसको आबाद करने का सोच रहे हैं, तो उसमें कितना आपने अभी तक काम किया? ये जो आप बात कर रही हैं, क्योंकि मैं ज़रा बता दूं, ये मेरे पास डाम आई थी एक बार तो इनको मैंने आदि हमारा डाम जो शहर है, छोटा सा गांव है, उसके सामने का एक इलाका है, आदि आइलैंड है, वो पूरा आइलैंड टाइप का है। उन वहाँ मैं इनको ले गया था, तो ये वो देख के इनके जहन में जो बीच की बात कर रही है वही कर रही है। तो वो जो है उस पे हमारा इरादा था कि हम वहाँ टेंट सिटी एक बनाए। अच्छा। तो उस पे काम भी किया हमने, टेंट सिटी बनाया भी हमने उसको, और उसको हम कोशिश कर रहे थे कि टूरिस्ट के लिए उसको खोलें, लेकिन कुछ मामलात आ गए, कुछ गवर्नमेंट और चीज़ें थी, तो इसलिए फिर हमने उस प्रोजेक्ट को फ़िलहाल रोक दिया है। लेकिन ये कि अब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है वहाँ एक टूरिस्ट के लिए सिस्टम बना रही है, जिसमें रिजॉर्ट भी बनेंगे और वाटर एक्टिविटीज़ भी, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करेंगे वहीं जहाँ आप गई थी। तो वहाँ अब गवर्नमेंट दूसरा प्रोजेक्ट बना रही है, वो जो हमने किया था उसको हमने फ़िलहाल रोक दिया है
कुछ रीजंस की वजह से। अच्छा, क्योंकि आप जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं, बलूचिस्तान के हवाले से अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर ये सोचा जाए कि हम जाएं बलूचिस्तान, बहुत सारी बातें सुनने को आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जाने को भी दिल करता है, पाकिस्तान अपने मुल्क का हिस्सा है, लेकिन हमें डर लगता है, एक खौफ सा आता है। हालांकि रोड बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर वहाँ शाम हो जाए और हमें ये थोड़ा सा एक दिल में खौफ सा है, तो इस पे कितना काम किया जाता है? क्या इसमें हम आराम से वहाँ जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, आप डाम भी आई हैं, कुल मलीर भी आप जाएं देखें, यहाँ औरमाड़ा जाएं, पसनी जाएं, ग्वादर जाएं, आपको पूरे रास्ते अगर आप जाएं, रात के 2 बजे जाएं चाहे 3 बजे जाएं, आपकी अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वहाँ का मकामी आपको खाना भी देगा, आपको पानी भी देगा, आपकी गाड़ी जब तक ठीक नहीं है, वो आपको इवन ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि लोगों ने अपने घरों में लोगों को रहने की जगहें दी अच्छा। हैं। जी हाँ, ये मतलब मैं समझता हूँ यूरोप में आप इतना सेफ़ नहीं होंगे जितना आप बलूचिस्तान के कोस्टल एरिया में सेफ़ हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मुझे मतलब मैं अपने इलाके में सोनमियानी की बात करता हूँ, डाम की, मेरे इलाके में मुझे कोई कत्ल याद नहीं है अपनी ज़िंदगी में। मेरे इलाके में कोई कत्ल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इससे ज़्यादा सेफ़ और क्या होगा? हमारे वहाँ, मैं आपको ज़रा क्लियर करूँ, हमारे वहाँ आज भी मतलब आप अगवा की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल। हमारे अगर फीमेल या यंगेस्ट जो भी स्टूडेंट है, अगर वो कहीं पे जाना चाहेंगे बलूचिस्तान की तरफ, तो उनके दिल में यही चीज़ है। वैसे मुझे आप देखें, बातें वाकयात से लोग कहते हैं ना, आप मुझे कोई वाकयात बता दें जिसमें कोई फीमेल गई हो, कोई लेडीज़ गई हो, उनके साथ खुदा ना खास्ता कोई वाकया बलूचिस्तान के कोस्टल एरिया में आप मुझे बता दें। कोई ऐसा वाकया नहीं है। असल में लोग जाते ही नहीं है। एक तो लोग जाते नहीं हैं, और दूसरी बात पता है क्या है, प्रोपगंडा जो होता है ना, हमारे मुल्क में मसला ये है कि प्रोपगंडे बहुत होते हैं खामखा के, और लोग बगैर सोचे समझे, मीडिया पर्सन भी बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे अब मैं जो आपको बता रहा हूँ अपने इलाके का, मैं आपको कह रहा हूँ आप गडानी से शुरू करें, जीवनी तक चले जाएं, ईरान बॉर्डर तक, ठीक है, पाकिस्तान का जो ईरान बॉर्डर, वहाँ तक आप चले जाएं, आपको तमाम कोस्टल एरिया के जो लोग हैं मकामी, मैं आपको यहाँ बैठे बैठे गारंटी देता हूँ कि आप जाएं, आपको वो हर किस्म की सहूलत देंगे। आपका खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी ख़राब होती है, आपके साथ कोई मसला हो जाता है, वो आपको फुल फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा। मेहमान नवाज हैं। और आपका मोबाइल, कराची में तो आपके मोबाइल छीनने का ख़तरा होता है ना, वहाँ आपका ये भी नहीं होगा। अच्छा। जी हाँ, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और दूसरी बात, वो जो आप, वही मैं बात कर रहा हूँ, जो हमला एक आध हुआ, जो पाकिस्तान आर्मी या हमारे नेवी के जवान जो शहीद हुए, देखें वो तो दुश्मन तो हैं हमारे दुश्मन तो हैं, पाकिस्तान के दुश्मन तो हैं। अब दुश्मन ने अगर बुज़दिलाना एक कार्रवाई की तो उसको हम कहेंगे एक कार्रवाई की और भाग गए। सही। वो आए और भाग गए ना, फिर हमने उनका, फिर कुछ लोग पकड़े भी गए, पाकिस्तान ने उनको किया भी, कुलभूषण जैसे लोग जिन्होंने खुद कहा। लेकिन अगर आप बात करोगे मकामी की, बलोच की, वहाँ का जो कोस्टल एरिया का बलोच है, वो और वहाँ के आसपास के लोग बहुत ही पुरअमन है, कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बड़ा वसूख से कह सकता हूँ। आगे बढ़ाते हैं, बहुत से और सवाल हैं, आपने कहीं जाना नहीं है, मेरे पास बहुत से सवाल हैं, लेकिन टाइम है यहाँ पे छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। सुबह का टाइम है, मगर बातें हमारी जो है वो बहुत ही नरम गरम दोनों ही चल रही हैं। मगर मैं बताना चाहती थी, मेरे भी अपने दिमाग में बहुत सी बातें थी कि बलूचिस्तान एक खूबसूरत इलाका है, ऐसा हमारा मुल्क का एक हिस्सा है जिसमें हमें जाना चाहिए। तो आपको बुलाने का यही मकसद था कि आप लोगों को
मैं भी कुछ जाऊंगी और आप ये गारंटी देनी है, और बल्कि आपने हमारी पूरी टीम को इनवाइट करना है, वहाँ पे कुछ जगहों के जाके कुछ क्लिप्स बनाएंगे और आपको बताएंगे कि सेव रहे या नहीं रहे। जी हाँ बिल्कुल। नहीं, असल में हमारे पास जो है ना एक्चुअली अवेयरनेस लोगों की बहुत कम है ना, मालूमात करते नहीं है, कोई चीज़ आ जाती है सोशल मीडिया पे उसको हाईलाइट कर देते हैं, बता देते हैं, तो डर खौफ एक होता है जिसमें अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी चीजें भी होती हैं। मेरे ख्याल में बुरी चीजें ज्यादा होती हैं और अच्छी चीजें कम होती हैं। असल में हमारा मसला ये है कि हम एज अ कौम जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते हैं। वैसे तो कौम जिम्मेदारी के साथ आपकी पार्टी पिछले 2 साल से बलूचिस्तान में हुकूमत कर रही है, 2.5 साल हो गए, ठीक है, टाइम कम नहीं करें हम, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। आपको पता 2.5 साल में मतलब बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में क्या काम किया आप लोगों ने? आप ग्वादर जाएं, ठीक है, आपको हमारा काम नजर आएगा। वो तो पिछले 4-5 साल पुराने काम है जो नहीं अभी नए काम हमने किए हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, और इस हमारी हुकूमत नहीं की। आप क्वेटा चले जाएं, ठीक है, हमारी हुकूमत के दौर के जो काम है वो आपको नज़र आना। आप ज़ाहिर देखें 2-2.5 साल में आप अगर एक बिल्डिंग भी बनाना शुरू करते हैं ना, एक 10 मंजिला इमारत, तो उसको भी 3-4 साल लगते हैं बनाने में, ऐसा ही है। हाँ, 2-2.5-3 ठीक है, तो आप 2-2.5 साल ही सही, आप 2-2.5 साल में, चले 2-2.5 साल में 10 मंजिला इमारत आप खड़ी करने की कोशिश करते हैं, आपके पास फास्ट कैश होना चाहिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, मामलात हैं, इदारे हैं, और एक गवर्नमेंट चलाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद 2.5 साल में अगर आप क्वेटा जाएं, आप सिब्बी जाएं, आप ज़ोब जाएं, ज़ियारत जाएं, आपको हमारे प्रोजेक्ट नज़र आएंगे जिन पे काम हो रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, और हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट भी हो गए हैं। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास, तो बलूचिस्तान में ऐसे बता दें कि कितने अस्पताल खुले हैं आप लोगों ने? उससे पहले ये बताएं कि जो रिजाइन हुआ है आज आपके, जी हाँ, सरदार साले भूतानी साहब ने रिजाइन किया है। एक तो पॉलिटिकल चीज़ें ही समझ में नहीं आती, आपस की लड़ाइयाँ इनकी ख़त्म नहीं होती, तो ये आवाम के लिए क्या सोचेंगे? देखें, जो आवाम के लिए नहीं सोचते वो रिज़ाइन कर जाते हैं। जहाँ तक इस वक्त जो बलूचिस्तान तो के आप कह रहे हैं ना, उनकी भी तो अपनी कोई ना कोई इश्यूज़ तो होंगे ना। उनके इश्यूज़ तब सामने आए जब उनको कैबिनेट से फारिग कर दिया गया। उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, उनको पहले कैबिनेट से फारिग किया गया, फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि उनको वजारत वापस दी जाए, लेकिन जाम साहब ने क्लियर कर दिया है कि जो काम नहीं करेगा, जो पार्टी पॉलिसी और गवर्नमेंट के सिस्टम के अगेंस्ट जाएगा, जाहिर है वो जब काम नहीं कर रहे, चीज़ें नहीं कर रहे, डिलीवर नहीं कर रहे, तो जाहिर है उनको हटाना तो है। तो उनको जब हटाया तो उन्होंने फिर जब वापस नहीं आ रहे, तो मुझे नहीं समझ रिज़ाइन क्यों दिया। जब आपसे सीट ही छीन ली गई तो आप किस चीज़ का रिज़ाइन दे रहे हैं? तो सरदार साले भूतानी ने क्यों रिज़ाइन दिया मुझे अभी तक समझ नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये अगर उन्होंने रिज़ाइन, चलो उनकी एक बात मान लेते हैं, रिज़ाइन किया, वो कोई काम नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपने कैबिनेट का हेड होता है, और जब वो देखे कि कैबिनेट मेंबर जो है डिलीवर नहीं कर रहा और जिस बुनियाद पे वोट लिया जाता है, तो वो उसका एक्शन बिल्कुल सही है कि उसको वजारत से हटाए और उसकी जगह ऐसे लोगों को लेकर आए जो डिलीवर कर सकें, जो काम। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक तरीका है, इसी तरह करना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसे ही करना चाहिए। और मैं तो बलूचिस्तान की तारीफ, मैं तो ये कहूँगा कि सीएम साहब अगर स्पीकर साहब से भी इस्तीफा किसी तरीके से ले ले तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बलूचिस्तान की तारीख में वैसे पहली दफ़ा हुआ है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सीएम ने किसी मिनिस्टर को हटाया है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे पहले। और इस वक्त जो बलूचिस्तान में जिस तरह गवर्नमेंट चल रही है, सीएम जो है वो 24-24 घंटे काम करता है बलूचिस्तान का। आपको ये बहुत कम लोगों को पता है। सर, बलूचिस्तान में अगर आप कहते हैं कि जी 24 घंटे काम हो रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं, और जो काम नहीं कर रहे उनको वहाँ से फायर भी किया जा रहा है, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि बलूचिस्तान में अब तक क्या चेंजिंग्स आई हैं, क्या काम हुए हैं? अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम हेल्थ की बात करें, 3 मौक़िफ़ हैं हमारे अवाम के कि आपके पास जो है वो एजुकेशन सबसे पहला मरहला, कि अगर आपके पास खाना यानी काम नहीं है, तो आपके पास सेहत नहीं है, फिर एजुकेशन। इन 3 चीज़ों पे आप लोगों ने क्या काम किया? देखें, हम अपनी ज़बानी बताएंगे, वो शायद लोग भरोसा ना करें ना। मैं आपको आप किसी भी गवर्नमेंट का फंड देख लें कि उसने एजुकेशन पे कितना फंड रखा है, हेल्थ में कितना फंड रखा है, और उस फंड के बाद फिर आप चाहें
तो जो छोटे छोटे शहर हैं पाकिस्तान के, एक कोयटा बड़ा शहर है, बाकी तो छोटे छोटे, आप उन शहर में जाके सरकारी स्कूल चेक कर लें, ठीक है, ये सबसे बेहतर, और सरकारी हॉस्पिटल आप देख लें, और फिर आप उन हॉस्पिटल्स की 3 साल इस गवर्नमेंट आने से पहले का जो उनका जो तरीक़ेकार है 3 साल पहले का, वो फंड चेक कर लें, ठीक है, उस 3 साल पहले का बजट चेक कर लें फंड, और फिर आप उस वहाँ से मालूमात कर लेंगे 3 साल पहले इस हॉस्पिटल और स्कूल की क्या, आपको खुद ही पता चल जाएगा, फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा कि पहले गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट ने क्या। जहाँ आप अगर ये समझते हैं कि कोई जादू से एकदम चीज़ें फ़ौरन चेंज हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लोगों की नेचर, हमारे जो एक आदत पड़ गई ना, हमारे टीचर्स की, हमारे डॉक्टर्स की, खासतौर से गवर्नमेंट के जो लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनकी एक आदत पड़ गई, उन आदतों को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, उनको चेंज किया जाता है। माइंडसेट भी है ना हमारा कि गवर्नमेंट जॉब लेने का मतलब है कि जाना नहीं, एग्जैक्टली ये माइंडसेट, तो उसको चीज़ों को चेंज किया और पॉलिसी बनाई है। गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है, गवर्नमेंट का काम यही होता है, असेंबली का काम यही है कि पॉलिसी बनाना और फिर उसको इम्प्लीमेंट कराना। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, अब उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और हो रहा है इम्प्लीमेंट। तो बलूचिस्तान के लिए जैसे कि एजुकेशन लेवल भी एजुकेशन लेवल भी आपका दूसरे सूबों से कम है। जी हाँ, इस बिल्कुल। दफ़ा 2-2.5 सालों में आपने कुछ अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं एजुकेशन 2-2.5 सालों में हमने क्या किया। 2 साल में बच्चा जो है वो दूसरी क्लास में आएगा सर, ग्रेजुएट नहीं करे, ग्रेजुएट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ। तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि रेशो में क्या फर्क आया, वो तो एक मेरे ख्याल से कोई सूबों से बलूचिस्तान का जो एजुकेशन कम है, वो बिल्कुल बहुत कम है, बिल्कुल कम है। उसमें ये कि अवेयरनेस होनी चाहिए वहाँ के लोगों में। 2-2.5 साल में आपने ऐसी अवेयरनेस दी कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें पढ़ने के लिए। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चा स्कूल नहीं आता। बिल्कुल, देखिए उसके लिए क्या है कि आपको माहौल देना पड़ता है, स्कूल में भी माहौल देना पड़ता है और इलाके में भी माहौल देना पड़ता है। सर, वो माजरत के साथ सरदाराना निज़ाम, हाँ, आप लोग सरदार लोग भी तो नहीं चाहते कि हमारे लोग पढ़ने जाएं, बच्चा पढ़ लेगा, पढ़कर आ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं, आप जो बात कह रहे हो ना, ऐसा ये जो कबायली निज़ाम है ना, ये कबायली निज़ाम सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, हर जगह ये कबायली निज़ाम यूरोप में भी है, नहीं यूरोप में भी है, यूरोप में भी कबायली निज़ाम है, लेकिन सर हर जगह कबायली निज़ाम है। और वहाँ तो बादशाह भी, हमारे तो बादशाह नहीं है, इंग्लैंड में तो बादशाह भी है ना, मलका तो अभी भी बैठी हुई हैं, हमारे तो बादशाह नहीं है। लेकिन जो सरदार का, मैं आपको सरदार है, अल्लाह करे ऐसा हो, नहीं है सर, हमारे लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल में जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये कि चाहे वो सरदार हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो बलोची, पंजाबी, किसी भी इलाके में अगर गरीब तबके को हम ऊपर नहीं लाएंगे तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपने जो पार्टी, जिस पार्टी के आप मेंबर हैं, जो आपकी अवामी पार्टी है बलोचिस्तान की, अगर आप उसमें चेंज लेकर आते हैं, आप अपने निचले तबके को ऊपर लेकर आते हैं, उसकी एजुकेशन पे काम करते हैं, तो सिर्फ पहले आपको उनके माँ बाप को, उनके खानदान को अवेयर करना पड़ेगा, फिर वो अपने बच्चे को वहाँ लेकर आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप कह रही हैं कि निचले तबका, जो गरीब तबका है जी, सरकारी स्कूल में जाता ही गरीब तबका है। अगर सरकारी स्कूल बेहतर होगा तो गरीब तबका पढ़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि गरीब जो है वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता। सही। तो अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों पे काम कर रही है, बिल्कुल, और उस पर मेहनत कर रही है, तो इसका मतलब है वो गरीब के लिए कर रही है। बिल्कुल। और सरकारी अस्पतालों को अगर बेहतर कर रही है, सरकारी हॉस्पिटल जैसे कैंसर हॉस्पिटल कोयटा में बनाया, गवर्नमेंट ने बना लिया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाया अभी जी, इस तरह के और बहुत से हॉस्पिटल बलूचिस्तान गवर्नमेंट बना रही है और उसको बेहतर कर रही है। आप अगर हेल्थ डिपार्टमेंट बलूचिस्तान की अगर आप उठा लें चीज़ें और कोयटा जाके विजिट करें, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको इन 2.5 सालों में हेल्थ पे जितना बलूचिस्तान में काम हुआ है, मैं समझता हूँ पिछले कई सालों में नहीं हुआ, 10, 20, 25 सालों में नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सरकारी
हॉस्पिटल में अमीर आदमी नहीं जाता, गरीब आदमी जाता है। बिल्कुल ऐसे। अगर हेल्थ पे काम हुआ है तो गरीब के लिए हुआ है। ठीक है। सरकारी स्कूल अगर बेहतर हुए हैं तो यकीनन गरीब के लिए हुआ है। सर जिस तरह आप सर एजुकेशन का एक ऐसा ही अगर सिस्टम बना दिया जाए जिसको हम इक्वल कहते हैं, तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में अमीर और ये गरीब एक ही- तबका और एक इसको खत्म ही अमीर कर तबका दिया और जाए गरीब तो ये तबका कितना वाला अच्छा हो सिस्टम जाए। देखिए, जैसे कि हम हमारे जो- प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही भी थी कि मैं चाहता हूँ। सुने हम जो बलूचिस्तान के लोग हैं ना, वो एजुकेशन हमारे पास इक्वल ही है सिवाय कोयटा शहर के। क्योंकि हमारे पास आप अगर ग्वादर चले जाएं जी, वहाँ आपको सिटी स्कूल नहीं मिलेगा। ठीक है। लसबेला में आपको कैम्ब्रिज और सिटी स्कूल नहीं मिलेगा ना, सरकारी बीकन हाउस नहीं मिलेगा। तो बलूचिस्तान का बेचारा तो है ही इक्वल पे। यहाँ तो आगे कराची में बच्चे पढ़ा लो, सर हम तो बात पूरे यहाँ लाहौर में पढ़ा लो, या इस्लामाबाद में पढ़ा लो। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो तो ये कर लेंगे, लेकिन एक नॉर्मल बलूच नहीं अफोर्ड कर सकता। आप भी अपनी कम्युनिटी, तो हमारे पास तो इक्वल है। आप भी अपनी कम्युनिटी के सरदार हैं। जैसे आपने अपनी कम्युनिटी के लिए सोचा और आपने फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, अपने जो लोग हैं, आपके बरादरी के लोग हैं, उनके लिए एक अच्छी अचीवमेंट के लिए सोचा। इसी तरह जो दूसरे सरदार हैं वो क्यों नहीं सोचते? तो ये आप सरदार अख्तर मेंगल से पूछें, वो क्यों नहीं सोचते? बड़े सरदार हैं मेंगल कबीले के। किसी दिन उनको इनवाइट करिए, उनसे भी पूछते हैं। आप हमारे जो नवाब हैं, जो हमारे वाली रियासत हैं, वो जाम कमाल खान है जो CM है इस वक्त। वो हमारे बड़े नवाब हैं हमारे लसबेला के। तो उन्होंने जो सोचा, आज आप अगर लसबेला का विजिट करें और बलूचिस्तान के दूसरे डिस्ट्रिक्ट का विजिट करें, आपको यूनिवर्सिटी लसबेला में मिलेगी, आपको कॉलेजेस लसबेला में मिलेंगे, ठीक है, आपको अच्छे स्कूल, सरकारी अच्छे स्कूल लसबेला में मिलेंगे। हेल्थ का सिस्टम पहले ज़ाहिर है सर गवर्नमेंट, स्कूल तो है हर जगह, लेकिन लसबेला में अंदर- बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे मैंने लसबेला सुना में था बच्चे पिछली पढ़ने बार जाते वैसे बांधी हैं। जाती और है, लसबेला तो का मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लसबेला जो बलूचिस्तान का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ कोई भी ऐसा सरदार नहीं है जिसने स्कूल पे पाबंदी लगाई हो, या वहाँ पे स्कूल पे मतलब ऐसा हो कि कोई सरदार ने अपनी औताक बना ली हो स्कूल पे। अक्सर मैंने सुना है सिंध में कोई वडेरों ने स्कूल को औताक बना दी थी। एक आध वीडियो आई थी शायद। औताक छोड़े, वहाँ पे अपनी भैंसें भी बांधी गई। वही तो बलूचिस्तान में लसबेला में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मगर सर एक और चीज़ है ना, वहाँ पे आपके यहाँ बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं कि बच्चों की जो पोलियो वैक्सीन होती है वो तक लगाने नहीं दी जाती। हाँ ये समझ नहीं आता। बलूचिस्तान में तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं अच्छा है सर। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के वाक़यात हैं। तो है बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है, जो कम रेशियो है वैक्सीन लगने की पोलियो की सबसे ज़्यादा। तो आबादी भी तो कम है ना। आबादी कम है। अच्छा सर, क्योंकि आपने देखिए मैं पोलियो वैक्सीन पे इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मुझे इसका इतना पता नहीं है। लेकिन मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, मैं अपने इलाके की बात करता हूँ। वहाँ तो मैंने ऐसा हमारे अपने जो है बरादरी की बच्चियां हैं जो पोलियो वैक्सीन के लिए जाती हैं और उनके साथ मिलके करते हैं। यानी कि अब बलूचिस्तान में भी अगर देखा जाए तो चीज़ों की काफ़ी हद तक अवेयरनेस दी जा रही है। और ये अब जो मौजूदा हुकूमत है, जैसा कि कामरान साहब ने बताया कि काफ़ी चेंजिंग्स आ रही हैं, और मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं ज़रूर जाऊँ और जाके वहाँ पे चीज़ों को। एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि सरदार कामरान लासी जैसे यंगस्टर सरदार जब बनेंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो तभी कोई अचीवमेंट हो सकेगी, चेंजिंग आएगी वहाँ पे ना। आप हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से ज़रा मुलाकात करें, आपको पता चलेगा। उनको ज़रा सुने, वो भी काफ़ी यंग हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं और काफ़ी जी। तो यही चीज़ें चेंजिंग आती है जब आपके लीडरान जो है ना वो एजुकेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, उनकी सोच वसी होती है, तो तब वो नीचे लोगों के लिए काम करते हैं। वरना तो फिर जैसे हमारे यहाँ लोग दादा परदादा से चले आ रहे हैं और लोगों के अभी तक जिंदा ही हैं, तो फिर जिनको कैसे पता चलेगा? भी नहीं है कि हुकूमत क्या चीज़ होती है, वो भी उसमें आना चाहते हैं। सर क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी एक आम फिशरमैन की ज़िंदगी के बारे में कि एक जो मछेरा होता है उसकी क्या ज़िंदगी है, उसकी भी बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, उसके बच्चों को भी एजुकेशन के लिए आपने क्या काम किया। जाते हैं जी एक छोटे से ब्रेक पे, जाना हमने कहीं नहीं है, हम बस जा रहे हैं, हमारे छोटा सा ब्रेक। आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
कामरान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें इनसे करनी है बलूचिस्तान के बारे में। बहुत कुछ हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। कामरान साहब आपसे एक और सवाल कि आपकी जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आपस में पार्टी के अंदर जो इंटरनल जो इख्तलाफात चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, तब क्या समझते हैं कि आगे जाके ऐसा तो नहीं है कि आपकी हुकूमती सही नहीं होंगे? जैसे इधर जहांगीर तरीन साहब ने एक अलग अपनी कैबिनेट तैयार कर लिया, ऐसा तो नहीं कोई आपकी बी टीम तैयार हो रही है और वो आपके सीएम के खिलाफ खड़े होने के लिए? नहीं, खैर ऐसा नहीं है। देखें, पार्टी में इख्तलाफात जमहूरियत है, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात हैं, नून लीग में भी इख्तलाफात हैं, पीटीआई का तो आपने जिक्र कर लिया, एमक्यूएम में भी इख्तलाफात हुए। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी एक पार्टी है, ज़ाहिर है उसमें हर किस्म के लोग हैं, सबकी अपनी जहनीत है, तो लामुल्ला ये चीज़ें तो होती हैं पार्टीज़ में। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि गवर्नमेंट की जी, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इस वक्त जो प्रेसिडेंट है, आईनी तौर से प्रेसिडेंट जाम कमाल खान है, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी हैं, गवर्नमेंट के सरबराह भी हैं। और इस वक्त मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान में ये शायद लोगों को बहुत कम पता होगा कि बलूचिस्तान के कबायली हैसियत में जाम कमाल खान इस वक्त चीफ हैं, समझे। ठीक है। बलूचिस्तान के कबायली हैसियत में जाम साहब उनके हेड हैं वो। मतलब एक तरह से, क्योंकि खान ऑफ कल्लात जो है वो बलूचिस्तान के चीफ हैं, खान मौजूद नहीं है, और खान के बाद जो है वो वाली रियासत जो है वो लसपेला के जाम कमाल ही रहते हैं कबायली हिसाब से। तो इस वक्त अगर चाहे सरदार अख्तर मेंगल हैं, नवाब बुगटी हैं, नवाब रईसानी हैं, या जो भी XYZ जो आप सरदार बिजंजो हैं, जो भी हैं, वो नवाब ज़ेरी हैं, वो सब नवाब हैं। वाली रियासत जो हैं वो जाम कमाल ही हैं, जो इन सबसे कबायली हैसियत से आप हैं। ठीक है। और बलूचिस्तान में वो एक हैसियत रखते हैं, ताकत रखते हैं, तो वो एक कबायली इनका, ये मैंने आपको बताया जो आप कह रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ, तो एक कबायली उनका इतना बड़ा कद है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो इख्तलाफात की बात करें, दो लोग हैं। एक ने आपने थोड़ी देर बताया, पहले बताया, उसने इस्तीफ़ा दे दिया, सो कॉल्ड इस्तीफ़ा, क्योंकि उसको फारिग किया गया था। दूसरे हैं खुद्दूस बिजंजो साहब, जो कि इस वक्त स्पीकर हैं। ठीक है। खुद्दूस बिजंजो साहब स्पीकर हैं, लेकिन मैं एक पार्टी वर्कर और एक सियासी नज़र से मैं कहता हूँ, खुद्दूस बिजंजो साहब अगर काउंसलर का इलेक्शन लड़ने आए अकेले, तो वो भी नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते। उनकी पोजीशन ये है क्योंकि वो आवारान से हैं, और आवारान में वो जा भी नहीं सकते। ठीक है। और वो हब में उनका घर है, और हब में उनको उनका जो घर है, उनको जो जगह दी, वो जो रह रहे हैं जहाँ, वो जाम साहब की मरून मिन्नत है। जाम खानदान ने उनको हब में इज्जत दी, मकाम दिया, बिठाया। और खुद्दूस बिजंजो साहब आज अगर स्पीकर हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें भी जाम साहब का बड़ा रोल है। और मैं ये चाहूँगा कि जाम साहब खुद्दूस बिजंजो साहब को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस करके इनको भी कोई इस्तीफ़ा या कोई रिज़ाइन कराएं। खुद्दूस साहब खुद ही रिज़ाइन करें तो अच्छी बात है। और ऐसा मतलब पार्टी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दो लोगों के नाराज़ होने से कुछ नहीं होता। दो लोग नाराज होते हैं तो पार्टी बिखर जाती है, टूट जाती है, और दो लोग अगर आपस में मिलते हैं तो पार्टी बन भी जाती है। अच्छा, मैं ये जो जमहूरियत है ना जी, मैं तो जमहूरियत का मकसद जो है वो मेरी नज़र में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हर जगह दुनिया में, हमारी कौम में भी, दुनिया में भी, अगर 1000 लोग हैं एक जगह, अगर 1000 लोग खड़े हैं या एक गोट में 1000 लोग हैं जी, तो 1000 में से 10 आपको समझदार मिलेंगे या 100 समझदार मिलेंगे, ऐसे ही जी जी। बाकी 900 जो है वो तो बेचारे मगर ना समझे, कोई सीधा साधा है, कोई ना समझे। तो वो जो जमहूरियत में है ना, वो जो 900 ना समझे ना, वो इलेक्ट करके लोग लाते हैं। मगर एक और तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर वो जमहूरियत है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, बलूचिस्तान
बलूचिस्तान फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके चेयरमैन है, उसकी वो बात करते हैं कि आपने एक नई अचीवमेंट की, आपने बनाया, आप इसके फाउंडर भी हैं, ठीक है, आपने लाजमी क्या कहते हैं यहाँ जो फिशर्स मैन है इनकी प्रॉब्लम्स को भी देखा होगा, बहुत करीब से देखा होगा, उसके बाद आपने ये चीज़ें की। क्या आप समझते हैं कि आप बेहतरी लाएंगे इसके अंदर? क्या प्लानिंग की हुई है आपने कि किस लेवल पे इनको लेके जाएं कि 4 पैसे जब जो एक मेहनत करता है, समुंदर में जाता है, अपना टाइम लगाता है, उसमें कितने लोग मर भी जाते हैं, किडनैप भी होते हैं, फिर 2-2 साल 1-1 साल के बाद वापस आ रहे होते हैं। वो तो गवर्नमेंट ने अगर किस्मत हुई तो वापस आ गए, वरना नहीं आए। तो उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, ठीक है, उनके जो दूसरे मामले के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं अभी तक? देखिए, फिशरमैन का जो इस वक्त जो बलूचिस्तान के फिशरमैन का मसला है, वो जो मछली मार के लाते हैं जी, एक तो उनको वो रेट नहीं मिलता सही, अच्छा, जो कीमत उनको मिलनी चाहिए वो कीमत नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से जो मछली मार के लाता है, वहाँ एक जो किनारे पे जो ब्रोकर होता है वो मछली उनसे ख़रीदता है, वो फिर एक सेठ को बेचता है। सेठ जो है वो मछली को पैक करके कराची लाता है, वहाँ से कराची आती है। इस प्रोसेस में उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है। अब ज़ाहिर है जब वो कराची लाता है तो कराची में जो रेट उसको मिलता है, सेठ उस हिसाब से उनको कम रेट देता है, ठीक है। तो वो जो मछली आप जो कह रही थी कि 2000-3000 की मिलती है, वो वहाँ से उस फिशरमैन से 400-500 में ख़रीदी जाती है, ठीक है। तो वो जो गरीब फिशरमैन है और वो जब लॉन्च में जाता है तो उसका डीजल भी खर्च होता है, उसका राशन भी खर्च होता है, क्योंकि वो एक 2 दिन, कई तो मतलब हमारे बलूचिस्तान में तो इतने ज़्यादा दिन वाले वो नहीं है सिस्टम, लेकिन 2 दिन 3 दिन जब वो जाते हैं, 15-20 लोग जब एक लॉन्च में जाते हैं, मैं छोटी लॉन्च की बात कर रहा हूँ, तो उनको राशन भी चाहिए, उनको डीजल भी चाहिए, उनका जो खर्चा होता है वो खर्चे कोई बेचारा नहीं पहुँच सकता। ठीक है। ये एक आम फिशरमैन का मसला है कि वो जो मछली मार के लाता है वो अपने खर्चों को बड़ा मुश्किल से पूरा करता है, फिर उसके बाद जब वो घर आता है तो उसके घर के मतलब वो बच्चों की स्कूल में पैसा दे या बीमारी में पैसा लगाए या वो खाए। बिल्कुल। और कोस्टल एरिया में बलूचिस्तान में बहुत से इलाकों में, बल्कि ज़्यादातर इलाकों में पानी का बड़ा मसला है, पीने का। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इलाकों में पीने का पानी नहीं है, तो वहाँ वो पानी भी ख़रीदता है, वो फिशरमैन पानी भी ख़रीदता है। अब यहाँ तो मैं तो ऐसे फैमिलीज़ को भी जानता हूँ, मैंने देखा है जो बेचारे 200 रुपया कमाता है और वो 200 का उसको यहाँ तो 150 का पानी लेगा, यहाँ खाना खाएगा। बहुत मुश्किल। मैंने ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ। ठीक है। तो सबसे साहिली पट्टी आप लोग के पास मौजूद है, हमारा फिशरमैन अमीर तरीन होना चाहिए, लेकिन हमारी नाकस पॉलिसियाँ, हमारा नाकस सिस्टम ने फिशरमैन को गरीब रखा हुआ है। अब हमने ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है जिसमें हमारे वज़ीर आला का इसमें बड़ा अहम रोल है, क्योंकि जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे कहा कि बलूचिस्तान के फिशरमैन के लिए कुछ करना है, ठीक है, तो उसके लिए करना है। तो जब मैंने उनको ये आइडिया दिया कि हम एक सोसाइटी बनाते हैं जिसमें फिशरमैन मेंबर होंगे, और मेरे जो बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं उसमें मेजॉरिटी फिशरमैन की है, मेरे बोर्ड में जो मेजॉरिटी डायरेक्टर है वो फिशरमैन है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा है कि मेजॉरिटी में कराची में जो फिशरमैन का उसमें मेजॉरिटी में फिशरमैन नहीं है, है ही नहीं, हैं फिशरमैन आते हैं लेकिन मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन इसमें मेजॉरिटी में फिशरमैन बोर्ड में मेंबर हैं जो अपने फैसले खुद करते हैं। जी, तो सबसे अच्छी, ठीक है, ये हमने, और अब इस पे जाहिर है हमने पॉलिसी बनानी है, हमने पॉलिसी बनाई है, हमने बनाई है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमने जो है वो इसके लिए सबसे पहले तो वो जो फिशरमैन का मेन मसला है कि उसको रेट फिक्स मिलना चाहिए, उसके लिए हम एक ऐप तैयार हमने कर लिए, तकरीबन एक ऐप बना रहे हैं। अच्छा। ऑक्शन सिस्टम हम बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन सिस्टम में ये होगा कि हमारा जो मकामी फिशरमैन है वो अपनी मछली को वहीं से दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। जस्ट लाइक आप अगर जापान से गाड़ी खरीदते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन सिस्टम है जापान का, ठीक है, दुनिया में कहीं से भी वो, हम सेम उसी तर्ज का फिशरमैन के लिए फिशरीज का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमने बनाया, जिसका हमने प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को दे भी दिया है, सीएम साहब से डिस्कस हुई है, सीएम साहब ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया है, मैंने खुद उनको ब्रीफ किया, उन्होंने इस पर बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे, और अप्रूवल के लिए हमने भेज दिया है गवर्नमेंट को। हमने इसको तैयार कर लिया है, गवर्नमेंट को हमने अप्रूवल के लिए भेजा है।
इससे ये होगा कि वो जो ऑक्शन सिस्टम है, जो फिशरमैन इस वक्त मछली के उसको अगर 100 रुपए मिल रहे हैं, तो वो अगर मार्केट में इस वक्त उसकी कीमत 500 है तो कम से कम 400 उसको मिलेगा उसको उसका जायज इंशाल्लाह, उसको उसका जायज। इससे ये होगा कि उसका जो एक सिस्टम है जिसकी वजह से वो इस वक्त डैमेज है, पिसा हुआ है, वो बेहतर होगा। यानी वो किसी का मोहताज नहीं है कि कोई खास आदमी ही आए इंशाल्लाह एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। एक आदमी इसको जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है, नहीं वो मार्केट में खुद अपनी फिश बेचेगा, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में, जिसमें हम चाइना को भी कनेक्ट करेंगे, जापान से मेरी बात हुई है अपने फिशरमैन को इसके लिए ज़ाहिर है। एग्जैक्टली उसके लिए हमने ट्रेनिंग का भी उसमें जो प्रपोजल हमने भेजा है उसमें हमने फिशरमैन की ट्रेनिंग का हिस्सा भी डाला उसका भी एक आप एक इंस्टीट्यूट और बनाएंगे ज़ाहिर है। हाँ, दूसरा ये कि आपने जो दूसरी बात की, वो जाता है, वो उनके साथ एक्सीडेंट भी होते हैं, गुम हो जाता है, हमने उसके लिए एक सेफ्टी प्लान बनाया है बलूचिस्तान फिशरमैन काफी सोसाइटी ने। उस सेफ्टी प्लान में हम जो है फिशरमैन, चूँकि वो स्विमर तो होता है फिशरमैन, क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग ही बचपन से समंदर में होती है, स्विमर तो वो होता है, ठीक है। तो हमने उनके लिए एमरजेंसी में खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो जाता है तो ट्रैकिंग सिस्टम तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सब कर दिया, लॉन्च भी कर दिया, उस पर काम हो रहा है, उस पर ट्रैकिंग तो हमें पता। हमने स्पीड बोट और कुछ रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंसेस हर एरिया में, और एक और फिशरमैन को ही फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हमने हर एरिया में फिशरमैन को हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, अगर इमरजेंसी में कोई वाक़या हो जाता है उनको क्या करना है, उनको हम ट्रेनिंग का हमने प्रपोजल भेजा है कि उनको ट्रेनिंग दें, उस पर भी इंशाल्लाह अप्रूवल हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर प्रोसेस हैं, गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, सिस्टम हमारा ऐसा है कि हमारी चीज़ें बड़ा स्लो होती हैं, तो उस पर भी हमने भेजा हुआ है, जिसमें हमने लाइफ सेविंग बोट, ठीक है, और एम्बुलेंस, ठीक है, बीच पर, और सिस्टम उनको इमरजेंसी में वो खुद उसको जो है वो कैसे उनको अगर लॉन्च डूब जाती है, कोई डूब जाता है, उसको कैसा उसको फंस दें, उसको कैसे बचाया जाए, उसकी ट्रेनिंग हम उसको कर रहे हैं। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को इंशाल्लाह बेहतर किया जाएगा। ये दो जो आपने बताया, ये दो मेन चीज़ें हैं। इसके बाद आते हैं एजुकेशन की तरफ। कोस्टल एरिया में एजुकेशन के लिए हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी कहा है और हम खुद भी अपनी तरफ से ये कर रहे हैं कि हम एक टीम, जो कि हमने पहले भी एक टीम भेजी थी मेंबर साजी के लिए, सही है, तो हम दोबारा से एक टीम निकाल लें जो हर गांव जाके फिशरमैन को तालीम के हवाले से उनको अवेयरनेस देंगे कि तालीम कितनी ज़रूरी है, क्या होना चाहिए। उसके लिए हम एक टीम निकाल लें कुछ दिनों में, जो गांव-गांव जाके पूरे बलूचिस्तान में फिशरमैन जो फिशीज रिलेटेड एरिया, कोस्टल एरिया में, वो उनको तालीम के हवाले से अवेयरनेस देंगे। ये एजुकेशन का हमने इस पर, क्योंकि देखिए हमारे पास महदूद, बल्कि हमारे पास तो फंड ही नहीं, हम बहुत कम महदूद फंड में काम कर रहे हैं, तो हम स्कूल नहीं बना सकते, हम चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरे जो TCF टाइप के जो लोग हैं, जो स्कूल, उनसे हम राब्ते भी कर रहे हैं कि आप बलूचिस्तान में स्कूल के लिए काम करें। इसके बाद आते हैं हेल्थ पर। ठीक है, आपने हेल्थ की बात की, मैं चूंकि आपने ओवरऑल बलूचिस्तान का पूछा था तो मैंने ये बात उस वक्त नहीं की, अब मैं आपको बता रहा हूँ फिशरमैन से। हमने इस वक्त मेंबरशिप सिस्टम शुरू किया, हम फिशरमैन को रजिस्टर्ड कर रहे हैं पूरे ओवरऑल बलूचिस्तान के, जो सोसाइटी के हमारे मेंबर बन रहे हैं। तो हमने तकरीबन इस वक्त हमारे पास 6000 के करीब फार्म आ चुके हैं, रजिस्टर्ड हो गए पूरे बलूचिस्तान के कोर्स, और हमारी टीम हर गांव गई थी, हर इलाके में गए थे, गडानी से लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि जीवनी तक पूरे बलूचिस्तान में हमारे लोग हर गांव गए थे, रजिस्टर्ड किया है लोगों को। अब फार्म आ रहे हैं हमारे पास, और भी हमारी टीम ला रही है लोग। हम इनके लिए एक हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, ठीक है, और हमने इस वक्त ये जो मेंबर साजी की है, इसको हमने नादरा से कनेक्ट किया हुआ है। हम नादरा के जरिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में, पहली बार ऐसा आ रहा है कि फिशरमैन की कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन हो रही है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है पूरे कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन हो रही है, और फिर हम इनका हेल्थ कार्ड बनाएंगे, ठीक है, जिसके जरिए जो कि ज़ाहिर है कराची मेन है, तो कराची में जो हॉस्पिटल्स हैं, हम उनको वो हेल्थ कार्ड जो है वो कराची के हॉस्पिटल्स में चलेगा। हम उसका एक सिस्टम बना रहे हैं, जिस पे हमने काम शुरू कर दिया है। हम उनकी लाइफ
कि इंश्योरेंस भी करेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, अच्छी ज़बरदस्त। बात। और इन्होंने जो भी एक अपनी सोसाइटी बनाई है माशाल्लाह उसमें बहुत काम कर रहे हैं। फिशरमैन के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा, लेकिन कामरान साहब ने इतने अच्छे एडवाइस दिए, गवर्नमेंट को दिए, जो कि अप्रूव भी हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत जल्द चेंजिंग नज़र आएंगे। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का, इतना सब कुछ करने का गरीबों के लिए, यानी कि उन मच्छरों के बारे में आपने सोचा। नहीं, आज वैसे भी क्या कहते हैं, बलूचिस्तान के बारे में जो चीज़ें बताई हैं वो बहुत बिल्कुल नई है और बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि आने वाले वक्त में क्या कहते हैं बलूचिस्तान भी दूसरे सूबों की तरह इंशाल्लाह आगे तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।